Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of motion in a straight line which is rectilinear motion. देखिए ये बहुत ही important topic है rectilinear motion. इसको अच्छे से हम लोगों को समझना है इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि rectilinear motion है क्या. बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो दो वर्ड रेक्टी प्लस लीनियर इन दोनों से मिलकर बनी है जिसमें अगर रेक्टी का मतलब हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट और लीनियर का मतलब होता है लाइन यानी हम बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन. देखिए मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. यही मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम लोग जो मोशन करते हैं वो मोशन कौन सी मोशन होती है? रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ अगर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल देखें तो एक रोड पे जो कार चलती है, एक सीधी रोड हाईवे पे कार चल रही है, वो एकदम सीधी चलती है, तो उस कार की जो मोशन होगी वो मोशन कौन सी होगी? रेक्टिलिनियर मोशन, जिस तरीके से ये दिखाया गया है. नाउ rectilinear motion need not to be one dimensionally necessary. ये जरूरी नहीं है कि रेक्टिलिनियर मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन की मोशन हो. यानी कि अगर हमें यहाँ पर देखो कि कोई कार सीधी चल रही है और फिर वो राइट टर्न पे यू सीधी चल रही है तो ये भी एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कार ने एक स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन किया, फिर यहाँ से यहाँ पर भी कार ने क्या किया? एक रेक्टिलिनियर मोशन किया. तो ये कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि रेक्टिलिनियर मोशन होने के लिए किसी भी मोशन का वन डायमेंशनल होना जरूरी है. नाउ रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी एनी स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन. जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाए वापस इस तरफ, फिर हम लोग इस तरफ चले जाए, तो ये सभी जो है ये रेक्टिलिनियर मोशन की लाइंस है. But it is always possible that rectilinear motion be treated as one dimensional motion. तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि रेक्टिलियन मोशन नेसेसरी हो वन डायमेंशनल, लेकिन इसको हमेशा ट्रीट किया जाता है वन डायमेंशन. कैसे? समझिए. जब मैंने एक कार को ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई यहां पर हम लोगों ने मूव करवाया तो ए टू ई तक आते हुए उसने टू डायमेंशनल कंप्लीट किया. यानी कि सिर्फ वन डायमेंशन में ये नहीं चली, ये टू डायमेंशन में चली. यानी कि ये अगर हम लोग देखें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों डायरेक्शंस में ये चली, लेकिन इसको हम लोग ट्रीट करेंगे वन डायमेंशन में. यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन के लिए सबसे पहले हम लोग ए टू बी ही कंसीडर करेंगे, फिर बी टू सी ही कंसीडर करेंगे, सी टू डी और डी टू ई ही कंसीडर करेंगे. यानी कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की तरह हर एक पार्ट पे, लेकिन ये अगर कंप्लीटली देखें तो ये सिर्फ वन डायमेंशन नहीं. देखिए यहां पर अगर कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे अगर हम लोग देखा जाए तो जो रोटेशनल कोऑर्डिनेट जो है वो कभी भी रेक्टिलिनियर मोशन को चेंज नहीं कर सकते. अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अगर ये एक कार है जो कि इन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे एक स्ट्रेट लाइन मोशन करी है, यानी कि अगर इस कार के स्ट्रेट लाइन मोशन में देखूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी. ठीक है. अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को रोटेट कर दूं इस तरीके से तो इस कंडीशन में भी इसकी स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी. यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के रोटेशन पर रेक्टिलिनियर मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ स्केलर क्वांटिटीज. एक बार हम लोग स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है इनके बारे में पता होना. तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? एज वी नो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का आइडिया हो, जिसकी डायरेक्शन का हमें कोई आइडिया नहीं होता, वो सारी सारी क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज. जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें हम लोग पाथ, इसका एग्जाम पाथ लेंथ और स्पीड, जिसमें से पाथ लेंथ में हमें सिर्फ लेंथ का पता होगा, हमें डायरेक्शन का पता नहीं होगा. इसी तरीके से स्पीड की बात करें तो स्पीड में हमें सिर्फ स्पीड का मैग्नीट्यूड पता होता है, उसकी
डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता। तो ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड का पता होता है, इनकी डायरेक्शन का हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। अगर यहीं पे हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करती हो, फॉलो करती हो, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसके हम लोग एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जांपल है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड की उनके बीच, दो पॉइंट्स के बीच कितना मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन दोनों का आइडिया रहता है। सिमिलरली वेलोसिटी में भी हमें उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का आइडिया होता है। तो ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ बेसिकली क्या होता है, किसी पॉइंट ए टू बी तक जाने में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या होते हैं एक साथ। अगर इनको समझे तो यहाँ पर देखिए, मान ले हम लोग यहाँ पर ये दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये दो पॉइंट। देखिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट है, वो है सी, और ये जो डिस्टेंस है ये 8, ये डिस्टेंस 8 है। अब ए ने क्या किया, ए सबसे पहले ए को बी पर जाना है, तो ए सबसे पहले सी पे गया और सी टू बी पे गया। तो देखिए ए ने बी तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो ए टू सी, सी टू बी की, ठीक है। तो जो ए सी बी है, ठीक है, ये क्या है, ये है पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यानी कि ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जाने तक इस ऑब्जेक्ट ने ए सी बी पाथ फॉलो किया है, यानी कि ए सी टू सी बी डिस्टेंस कवर की। तो ए सी बी जो है ये क्या है, पाथ लेंथ है। जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कि ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि हम लोगों ने 10 मीटर यहाँ पर कंसीडर की थी, ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, होम, कॉलेज और ये एक कैफे का। तो देखिए बेसिकली अगर होम टू कॉलेज अगर हम लोग जाएंगे, तो ये होम इनिशियल पॉइंट है, कॉलेज फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जब यही लड़का कॉलेज से घर आते हुए, कॉलेज से घर कुछ इस तरीके से आता है कि सबसे पहले ये कॉलेज से आता है इस कैफे में, और कैफे से जाता है ये घर में। तो अब की बार ये जो रास्ता हुआ ये क्या है, पाथ लेंथ, जिसमें कॉलेज से कैफे और कैफे से होम का रास्ता क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। कि अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो होम टू कॉलेज के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। नाउ पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकती है। मान लीजिए कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो बॉय है ये इस पॉइंट से सीधा मूव करता हुआ, मोशन करता हुआ यहां तक पहुंचता है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो पाथ लेंथ होगी, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, उसी को ही फॉलो करते हुए इसने क्या किया, ये डिस्टेंस कवर की। यानी कि इस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। नाउ अगर एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, मान ले, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट हमने बोला इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। मान लेते हैं कि अगर कोई लड़का यहां से शुरू होके इस तक पहुंचा और फिर वो वापस यहाँ पर आ गया, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या हुआ, ये लड़के ने शुरुआत की यहाँ से वो सबसे पहले गया इस जगह पे, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये एल है। तो अगर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जाके वापस इनिशियल पॉइंट आने तक जो लड़के ने डिस्टेंस कवर की वो की थी एल प्लस एल, तो यहाँ पर पाथ लेंथ होगी 2l। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखे तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन ये घर थी, जब वो वहां पर जाके वापस इस घर पे आ गया तो फाइनल पोजीशन भी घर हो गई। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, जीरो, और पाथ लेंथ क्या होगी, डजेंट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हो जाएगा पाथ लेंथ DHM प्लस DMH और डिस्प्लेसमेंट जीरो। चलिए
The magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traveled by an object. ये कह रहा है किसी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ किसी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ लेंथ ट्रेवल्ड की है उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. The magnitude of the displacement for a complete motion may be zero, but the corresponding path length is not zero. देखो, the magnitude of displacement for a complete motion, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक complete motion का एग्जांपल देखा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, जीरो था. क्यों? क्योंकि वहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो थी वो सेम थी, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो. लेकिन उसमें जो पाथ लेंथ था वो जीरो नहीं थी. अब हम लोग देखेंगे इसी में एक नया टॉपिक विच इज यूनिफॉर्म मोशन. की यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होती है. देखिए, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. If an object is moving along a straight line covers equal distance at equal interval of time, however small the time interval, maybe it is said to be uniform motion along straight line. तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में टाइम इंटरवल में कवर कर रही है तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. सी हाउ. यहाँ पर इस कार को देखिए, तो देखिए ये कार, सबसे पहले हम लोग इस कार को देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है. अगर मैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी देखूं तो इसकी डिस्टेंस 10 मीटर. सिमिलरली पॉइंट बी टू पॉइंट सी देखूं तो डिस्टेंस कितनी, 10 मीटर. और पॉइंट सी टू पॉइंट डी देखूं इसमें भी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, जो कि हमें ऑलरेडी सीन है. और हर एक इंडिविजुअल टाइम इंटरवल की बात देखें तो हर एक 10 मीटर को कवर करने में ये कितना टाइम ले रही है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है. हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. सो तो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने देखी. नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे स्पीड. देखिए स्पीड क्या होती है, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, यानी कि किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम कोई ऑब्जेक्ट ले लिया उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, स्पीड. बेसिकली स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इसकी डायरेक्शंस का आइडिया, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का आइडिया रहता है, इसकी डायरेक्शन का हमें कोई भी आइडिया नहीं. तो स्पीड का अगर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जितना पाथ उसने ट्रेवल किया है और जितने टाइम में ट्रेवल किया है इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीड. सी. और अगर यहीं पे मैं बात करूं वेलोसिटी की, देन रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गिवन डायरेक्शन में अपनी पोजीशन टाइम इंटरवल में जो चेंज कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की मूविंग डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों का आइडिया हमें है. तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. नाउ अगर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर ये होम और ये मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमें गिवन है. अगर ये लड़का जो साइकिल पे चल रहा है ये होम टू कैफे और कैफे टू होम आ रहा है, तो ड्यूरिंग टोटल जर्नी अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस को यहाँ पर मेजर कर ले, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है DHM, ये डिस्टेंस ये हमें कितनी गिवन है, दिस इज 2 किलोमीटर, और जिसको कवर करने पे ये टाइम ले रहा है 1 आवर. तो यहाँ पर पाथ लेंथ जो है, टोटल पाथ लेंथ वो कितनी हो जाएगी, देखिए S टू M 2 किलोमीटर, M टू S 2 किलोमीटर, यानी कि टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई, 4 किलोमीटर. तो यहाँ पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा तो जीरो. तो अगर इसकी स्पीड में यहाँ पर देखूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन. तो पाथ लेंथ कितना था, 2 किलोमीटर, जब वो होम टू कैफे गया और कैफे टू होम वापस आया तो अनदर 2 किलोमीटर. तो ओवरऑल इसकी पाथ लेंथ जो थी वो कितनी थी,
4 किलोमीटर, और इसने टाइम टेकन जो लिया दैट वाज 1 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर। और इसी केस में अगर वेलोसिटी हम लोग देखें तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो होम टू कैफे, ये होम टू कैफे और कैफे टू होम, अगर यहाँ पर हम लोग इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस देखें तो वो कितनी हो गई? 0। यानी कि यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, और टाइम टेकन 1 आवर। तो यहाँ पर इस केस में इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। सो इस तरीके से हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी का अंतर देख लिया, और उसमें जो भी एग्जांपल्स थे उसके बिहाफ पे हम लोगों ने इसको समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफंडे।